गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता और आज हम लोग ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में आगे पढ़ने वाले हैं अबाउट द लोकेशन कोडिंग। ठीक है, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे? कोडिफिकेशन पढ़ रहे थे। एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ सारी चीजें जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कोडिफिकेशन पढ़ रहे थे। कोडिफिकेशन मतलब क्या हो गया कि हम जो भी मेडिसिन, जो भी रॉ मटेरियल्स हम स्टोर में या फिर जो भी प्रोडक्ट्स रखते हैं लास्ट में, ठीक है, वेयर हाउस में या जहां भी हमारा स्टोरेज है, वहां पर अगर हम कोई भी चीज रखते हैं तो उसको हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं। ठीक है, कोडिंग दे देते हैं। कोडिंग किस तरह से? अल्फाबेट से रिलेटेड, न्यूमरल से रिलेटेड या जो भी अदर चीजें। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्यों इसलिए करते हैं ताकि जब भी हमें वो चीज खोजना रहे तो हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन न देना पड़े। ठीक है, अगर कोई दवा है, उस दवा में कई सारे कंटेंट्स हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, मैंने बताया भी था, तो उसका काफी लंबा नाम है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नाम है। तो ऐसा ना हो कि हमें उसका पूरा का पूरा नाम लिखना पड़े या नाम लिख के उसकी कोडिंग करनी पड़े। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा कोई कोड बना लेंगे और उस कोड के हिसाब से हम उसको नाम देते जाएंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, हमें जब भी वो चीज चाहिए होगा तो हम 4 या 5 अक्षर के नाम से उसे आराम से ढूंढ सकते हैं उस स्टोरेज एरिया में। ठीक है, बल्क एरिया में जहां पे हमने उस चीज को स्टोर करके रखा है, वहां पे हम उस चीज को आराम से ढूंढ सकते हैं। मैंने बताया था कि कोडिफिकेशन में आगे किस तरह से कोडिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था अल्फाबेटिकल कोडिफिकेशन के बारे में। अल्फाबेटिकल कोडिफिकेशन होता क्या है? अल्फाबेटिकल कोडिफिकेशन में हम अल्फाबेट लेटर्स को लेते हैं कोडिफिकेशन करने के लिए। हालांकि इसमें क्या चीज हम इंक्लूड करते हैं? सबसे पहला जो नाम होता है ब्रांड का। ठीक है, जो भी हमने नाम दिया है उस ब्रांड को, उसका नाम उठा लेते हैं, या फिर अगर कोई रॉ मटेरियल है उसका नाम उठा लेते हैं। ठीक है, और उसी के हिसाब से हम उसका नामकरण कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था थायमीन HCl है तो थायमीन का T और HCl का HC उठा के हमने नाम रख दिया THC। रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल, अगर टैबलेट है तो उसके आगे एक सिंगल कैपिटल T लगा देंगे, मतलब कि ये टैबलेट में आता है। अब दिक्कत कहाँ होगी? अगर मेन दिक्कत इसमें यहाँ पर ये होगी कि कई जो दवाएं हैं, कई जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके नाम हो सकता है सेम हो जाएं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या दिक्कत होगी? अगर हम सेम नाम रख देंगे तो हमें चीजें ढूंढने में दिक्कत होगी। मान लो कि सेम नाम से है, हमें देना कुछ और है और हम जो प्रोडक्ट है वो कुछ और लेते आए उठा के स्टोर रूम से, तो इस कंडीशन में ये दिक्कत हो सकती है। इसीलिए अल्फाबेट लेटर जो है बहुत ज़्यादा लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में यूज नहीं होता है। दूसरा मैंने बताया था न्यूमेरिकल वाले में। ठीक है, न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन में क्या था? हम नंबर्स दे देते हैं। ठीक है, किसी ड्रग को क्लासीफाई करके उसको क्या करते हैं, एक तरह से नंबर दे देते हैं। जैसे मैंने बताया भी था मल्टीविटामिन के लिए, मान लीजिए मल्टीविटामिन हैं, ठीक है, उसके लिए हमने एक कोड दे दिया 01, और उसके बाद ये कोड होता था और एक क्या था, एक सब कोड था। ठीक है, मल्टीविटामिन में कई सारे आ गए हैं, लाइकोपीन आ गया, ठीक है, और क्या आ गया, विटामिन A B C, जो भी अदर चीजें, उसके लिए हमने 0.1 दे दिया, 0.2 दे दिया। ठीक है, इस तरह से हमने आगे उसको कोडिफिकेशन कर दिया उसका। ठीक है, मतलब कि कोड और सब कोड हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि हम अल्फाबेट में भी यूज कर रहे थे। ठीक है, ये भी जो मेथड है ये बहुत बड़े लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे बहुत सारी दवाएं रखी रहती है, वहाँ पे यूज नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? क्योंकि भाई काफी दिक्कतें आती हैं इसमें भी। ठीक है, हालांकि यूज होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेथड यूज होता है, ऐसा नहीं है कि इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन बहुत बड़े जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कई सारी दवाएं रखी रहती हैं, वहाँ पे इसको रखना बहुत दिक्कत, मतलब कि ये नाम रख इस तरह से नाम रखना थोड़ा दिक्कत आती है इसमें। नेक्स्ट मैंने बताया था मिक्स टाइप के कोडिफिकेशन में। ठीक है, जो मिक्स टाइप का कोडिफिकेशन, हम इसको क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन। अल्फा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन नाम से ही लग रहा है, अल्फाबेट प्लस सॉरी अल्फाबेट प्लस
न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन, मतलब कि अल्फाबेट्स का यूज हम करेंगे, साथ में उसके न्यूमेरिक्स का भी यूज करेंगे, ठीक है, और दोनों को मिला के हम उसको कोड दे देंगे कोई भी। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मैंने बताया था कि RS कोड देते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी ड्रग यूज हो रहे हैं, सॉल्बिटामॉल, इफेड्रिन, ठीक है, थायोफाइलिन, इन सबों के लिए अलग अलग कोड दे दे रहे हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमने दे दिया, अरे सॉरी, इफेड्रिन के लिए हमने दे दिया 1, सॉल्बिटामॉल के लिए हमने दे दिया 2, ठीक है, थियोफाइलिन के लिए हमने दे दिया कोड 3, ठीक। इस तरह से हम कोड देते रहते हैं हर उसको। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है काफी ये अच्छा, लेकिन फिर भी इसका एक ड्रॉबैक आ जाता है। वो क्या है? वो ये है कि RS का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, RS का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अगर हम दोनों के लिए सेम नाम रख देते हैं, RS और RS, तो हमें दिक्कतें वहीं से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दो, अगर क्लास में दो लड़के हैं, एक राम है और दूसरा भी क्या है, राम है, या फिर रख लीजिए अगर क्लास में दो बच्चे हैं, किसी का नाम संतोष है, दूसरे का भी नाम संतोष है, तो इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा पहचानने में, मतलब कि अगर हम खाली नाम से बुलाते हैं, उस आदमी के चेहरे को देख के नहीं बुलाते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है कि अल्फा न्यूमेरिकल कोडिफिकेशन का। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो चौथा टॉपिक है वो है लोकेशन कोडिंग। लोकेशन कोडिंग का मतलब क्या हो रहा है? मतलब लोकेशन कोडिंग का मतलब कि लोकेट करना, जहां पे वो सामान रखा हुआ है उसके हिसाब से उसको कोड दे देना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको विस्तार में लेके चलते हैं। कहने का कोशिश क्या कर रहा है ये, मान लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट एक कंपनी है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये ऐसे कई सारे ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स बनाए गए हैं। तो जो ब्लॉक्स बनाए गए रहते हैं, इनको जो है हम लोग लॉन्गिट्यूडनली चाहे लैटरली, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली क्या हो गया, इस तरह से, ठीक है, और लैटरली क्या हो गया, इस तरह से हम कोड दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इस ब्लॉक को हमने दे दिया S, इसको हमने दे दिया S1, इसको हमने दे दिया S2, ठीक। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हो गए, और साथ में हम इसको लैटरली भी इस तरह से भी कोई कोड दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ भी एक ब्लॉक है, इसके बाद भी एक ब्लॉक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक। तो हम इसको भी कोड दे देते हैं, मान लीजिए T1, ठीक है। इस तरह से हमने इसको कोड दे दिया। अब क्या होता है, अब इसमें भी जो ब्लॉक्स होते हैं, ये तो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स रहेंगे, ठीक है। ब्लॉक्स में भी क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स रहेंगे। मान लीजिए कि ये पूरा एक शेल्फ्स हो गया, इसमें भी इस तरह से, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स हो गए। अब इनको भी स्पेशली नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरह से, ठीक, इस तरह से, और किस तरह से, इस तरह से भी, ठीक है।
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ठीक, अभी तक हमने ब्लॉक्स को नाम दिया था, अभी तक हमने ब्लॉक्स को नाम दिया था इस तरह से। अब हम डिफरेंट डिफरेंट शेल्फ्स, मतलब कि उस ब्लॉक में जो है, ये जो ब्लॉक है इसको एस मत रखिए, इसको बी रख लीजिए, ठीक है। B1, सॉरी B1, B2, ठीक है, इस तरह से रख लीजिए। अब इसके भी हम डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लॉक है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट नाम दे देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हमने इस शेल्फ को नाम दे दिया A1, A2, A3, ठीक है, A4, A5, A6, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट हमने इसको कुछ नाम दे दिया। उसी तरह हमने इसको भी क्या किया, यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया, ठीक है। B1, सॉरी B1 है, B1 तो हो चुका है, B1 और D2, ठीक है, इसको भी हमने नाम दे दिया D3, D4, इसको भी हमने नाम दे दिया D5 और D6, ठीक है। इस तरह से हमने इसको सबको नाम दे दिया। मान लीजिए कि यहाँ पे भी है, T1 में है तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया P1, P2, ठीक है, P3। अगर इसके सेम उसमें आ रहा है तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेम मान लीजिए कि हमने इसको भी D1 और उसके कैटेगरी में रख दिया, D1 D2 के। अब मान लीजिए कि हमको अगर किसी को कोड देना, किसी का कोड देना है तो वो हम अपने तरीके से अरेंज करके दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर हमें कोड देना तो B हो गया, ठीक है, उसके बाद B लैटरली हो गया, उसके बाद वो किस ब्लॉक में है, वो है T में, ठीक है, B में है, T में है। मान लीजिए कि हमें इस शेल्फ में कोई दवा मेडिसिन ढूंढनी है यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, B हो गया आपका क्या, सॉरी लॉन्गिट्यूडनली ब्लॉक, T क्या हो गया, लैटरली ब्लॉक, ठीक। अब इसके आते हैं सब शेल्फ्स के अंदर, मतलब कि इसके अंदर जो शेल्फ्स हैं उनके अंदर आते हैं। तो ये कहाँ पे है, सबसे पहले मान लीजिए कि अगर हम सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनली देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लॉन्गिट्यूडनली सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है, समझने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, टी यूज कर लीजिए पहले, लेटरल जो इसको डिवाइड किया गया, लेटरली जैसे डिवाइड किया गया उस तरह से इसको पहले टी यूज कर लीजिए, ठीक। ये हो गया लेटरल टाइप से डिवाइड। बी क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। बी क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। फिर यूज करते हैं हम किस ब्लॉक में है, A3 में है, ठीक, A3 में है कि, और उसके बाद कहां पर है, ये B1 में है, ठीक है। अभी तक हम किसी भी चीज को कोड दे रहे थे तो उसके नाम के हिसाब से दे रहे थे या फिर उसको कोई नंबर दे रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम लोकेशन के हिसाब से कोड दे रहे हैं, तो जहां पे उसका लोकेशन है हम उसको सीधे सीधे पॉइंट आउट करेंगे। तो ये हो गया हमारा, अब हमारा कोई भी प्रोडक्ट है वो इस नाम से जाना जाएगा, ठीक है, TB A3D1। मान लीजिए कि यहाँ पे कैलपॉल रखा हुआ है, कैलपॉल की जितनी भी मेडिसिन हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ठीक है। कैलपॉल 500 mg यहाँ पे रखा हुआ है, तो कैलपॉल 500 mg के आगे क्या लिखा जाएगा, TB A3D1, ठीक है। मतलब कि यहाँ शेल्फ में ये रखा हुआ है, अब किसी को भी अगर वहां उस शेल्फ के पास पहुंचना है तो वो डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल भी, और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि इस शेल्फ के बारे में बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो शेल्फ है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस शेल्फ के बारे में अगर हमें बात करना है तो सबसे पहले हम क्या देख रहे थे, लैटरली देख रहे थे, ठीक है। अगर हम लैटरली देख रहे हैं चीजों को, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, टी ब्लॉक में है, ठीक है। ये हमारा टी जो है क्या हो गया, लैटरल ब्लॉक हो गया। उसके बाद ये किस में है, D4 में है, ठीक है।
सॉरी D4 नहीं, सॉरी सॉरी, किस में है, B1 में है। ये ब्लॉक की बात हो रही है ना अभी। ये दोनों क्या हो गए, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये लैटरल ब्लॉक हो गया, ये लॉन्गिट्यूडनल ब्लॉक हो गया, और ये दोनों ब्लॉक हैं। अब हम आते हैं किस पे, शेल्फ्स की बात कर लेते हैं। शेल्फ कहाँ पे है, तो A5 में है, ठीक है। A5 में है, उसके बाद कौन सा शेल्फ आ रहा है, D4 है। तो ये क्या हो गए, दोनों शेल्फ्स हो गए, जिसमें से A5 तुम्हारा क्या हो गया, A5 हो गया हॉरिजॉन्टल शेल्फ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हॉरिजॉन्टल शेल्फ, और D4 तुम्हारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल शेल्फ हो गया, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल शेल्फ, ठीक है। यहां पे भी लिख लीजिए लॉन्गिट्यूडनल ब्लॉक, ठीक। अब मैंने क्लासिफाई कर दिया अलग अलग तरीके से। सबसे पहले लेटरल ब्लॉक, लॉन्गिट्यूडनल ब्लॉक, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेल्फ और लॉन्गिट्यूडनल शेल्फ, ठीक है। इस तरह से हम उस दवा का जो भी नाम रहेगा, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट रहेगा, उसको हम क्या कर देंगे, एक नाम दे देंगे ब्लॉक लोकेशन के हिसाब से, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आप दवा रखते हैं, जैसे कि सिट्रीजिन हो गया, ठीक है। सिटीज कोई ब्रांड है, उसकी दवा आपको यहाँ पे रखनी है, तो अब सिटीज किस नाम से जाना जाएगा, सिटीज इस नाम से जाना जाएगा, मतलब TB1A5D4 नाम से जाना जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब फिर एक बार और एग्जांपल देख लेते हैं। अभी तक तो ये हमने यहाँ देख लिया, अब दूसरे ब्लॉक में हम चले जाते हैं, ठीक है। दूसरे ब्लॉक में अगर हम जाएंगे, तो दूसरे ब्लॉक में भी क्या है, जो ब्लॉक है वो क्या है, T1 हो गया। अब चेंज हो गया ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा। T1 जो लैटरल ब्लॉक है वो चेंज होके क्या हो चुका है, T1 हो चुका है। और मान लीजिए कि हम ये वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाले पोर्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऊपर से जो लॉन्गिट्यूडनली हम देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली तो इस समय सेम है, ठीक है, क्योंकि एक ही रो में, अगर एक रो में जा रहा है, एक सीधे रो में जा रहा है, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम कुछ नहीं उसको वो करेंगे। मान लीजिए कि ये हो गया D3, T1 के बाद जो लॉन्गिट्यूडनली है वो क्या है, D3 है। नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी 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 D3 नहीं, ये आ रहा है B1, T1 B1, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनली ब्लॉक है वो आ रहा है आपका B1। इसके बाद क्या है, फिर हम देखेंगे P2 पे आ रहा है, ठीक है। जो रो वाइज हम चल रहे हैं अगर, तो जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है वो किस पे आ रहा है, P2 पे आ रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए लॉन्गिट्यूडनली, तो ये आ रहा है D3 पे। तो अब क्या नाम हो गया इसका, जो भी यहाँ दवा रखाएगा उसका नाम हो गया T1 B1 P2 D3, ठीक है। ये एक तरह से नाम हो गया, ठीक। इसको अपने भी तरीके से रख सकते हैं लोग, जैसे कि कई बार मान लिए कि T1 B1 करके रख दिए, ठीक है, कैपिटल T स्मॉल t करके रख दिए, ठीक है, या इसको B स्मॉल b करके रख दिए। वो अपने तरीके से जिस कंपनी का जैसा जो रहता है, वो अपने हिसाब से सुविधा के अनुसार उसको नाम रखता जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर इसको यहाँ पे कोई लोकेशन, अभी तक हमने इस ब्लॉक की तो बात ही नहीं की। इस ब्लॉक में मान लीजिए अगर कोई नाम रखना है यहाँ पर का, ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, ये आ रहा है आपका T1 में, ठीक है। मेरे ख्याल से आप सब लोग आराम से समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद किस में आएगा, B2 ब्लॉक में आएगा, ठीक है। B2 ब्लॉक में आ रहा है। उसके बाद शेल्फ कौन सा है आपका P1, ठीक है। P1 शेल्फ होने के बाद जो आपका लॉन्गिट्यूडनली जो शेल्फ है वो क्या है, D6, ठीक है। T1 B2 P1 D6, ये हो गया अब लोकेशन के हिसाब से नाम, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरा जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा कि लोकेशन के हिसाब से हम किस तरह से कोडिफिकेशन करते हैं।
ठीक है। जो कह रहा है कि द लोकेशन ऑफ आइटम कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम वेयर हाउस नंबर, ठीक है, जहां पे भी वो रखा गया है, या तो वेयर हाउस नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर, रैक नंबर एंड शेल्फ नंबर, ये सारी चीजें उसमें यूज होती हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ एनी आइटम, मान लीजिए कि वो सामान वेयर हाउस में अगर रखा हुआ है तो वेयर हाउस के लिए भी हम कोई कोड दे सकते हैं, जैसे उसके आगे जो भी हम अभी तक यूज कर रहे थे उसके आगे हम W भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, जैसे T, फिर B, ठीक है, फिर A1, फिर D6, उसके आगे अगर वेयर हाउस है तो हम W भी लगा सकते हैं फॉर द वेयर हाउस, ठीक है। लोकेशन ऑफ एनी आइटम इनसाइड द स्टोर रूम कैन ऑल्सो बी डन इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, ये तो बात हो गई लोकेशन के हिसाब से। अब और भी कुछ तरीके देख लेते हैं किस तरह से हम उसको नाम रख सकते हैं। पहला है फिक्स लोकेशन, ठीक है। इन दिस मेथड ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ आइटम्स इज एलोकेटेड अ फिक्स प्लेस इनसाइड द स्टोर अकॉर्डिंग टू देयर, ठीक है, किस तरह से हम उसका नाम, किस तरह से हम उसको रखते हैं, एलोकेट करते हैं उसका फिक्स प्लेस उसके सप्लायर के हिसाब से, ठीक है, जैसे उसका सप्लायर आता है, जो उसका सप्लायर रहता है, सप्लायर वाइज हम उसको एलोकेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा है आपका आइटम वाइज, किस तरह का वो आइटम है उस हिसाब से, ठीक है, उसकी जगह एलोकेट कर देते हैं, ठीक है, उसकी प्लेस फिक्स कर देते हैं वहां पे, मतलब कि वो सामान अगर किसी सप्लायर से आया है, मिस्टर एंड मिस्टर सेंस के, मतलब कि मिस्टर मान लिया मिस्टर श्रीवास्तव के फर्म से आया है तो वो वहीं पे रखाएगा, ठीक है, उनके सप्लायर कौन है, मिस्टर श्रीवास्तव। तो जो इस कहने का मतलब है कि जो भी सप्लायर आएगा उसके हिसाब से वो सामान, जितना भी सामान आता है उनके यहाँ से वो सारा उस रैक में ही रखाएगा, ठीक है, तो सप्लायर वाइज भी हम एलोकेट करते हैं प्लेस। नेक्स्ट है आइटम वाइज, ठीक है, आइटम वाइज आप समझ ही रहे होंगे, इस तरह का आइटम आ रहा है, मल्टीविटामिन आ रही है तो हमने सारा एक शेल्फ में रख दिया, ठीक है। क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक्स आ रहे हैं सारे, तो एनाल्जेसिक्स हमने एक प्लेस पे रख दिया, ठीक है। कार्डियक के जो भी ड्रग्स आ रहे हैं, जो भी दवाएं आ रही हैं, हमने एक प्लेस पे रख दिया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी दवाएं आ रही हैं रिलेटेड, वो सारे हमने एक शेल्फ पे रख दिया, इस तरह से अकॉर्डिंग टू द यूनिटी ऑफ द आइटम, ठीक है। यूनिटी ऑफ द आइटम मतलब यूनिटी ऑफ द आइटम मतलब किस तरह की एक पार्टिकुलर ड्रग की यूनिटी बन रही है, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ चीजें हमने ऐसे करके रख दी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मिसलेनियस में जा रही हैं, वो क्या आ रही हैं, वो सारी एक तरह से मिसलेनियस यूनिटी में आ रही हैं, तो हमने वो सारी एक जगह पे रख दी, ठीक है। जो चीजें मिसलेनियस में आ रही हैं वो चीजें हमने एक जगह पे रख दी। अब होता है दूसरा, ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड आता है रैंडम लोकेशन के हिसाब से। This is most widely used system in all lands. This is most widely used system in all lands of retail shops, but each group of items are stored on a particular shelf for its easy location. In this system, the shopkeeper or the retailer should be very efficient in remembering the location of each item. जैसे नॉर्मली रिटेल शॉप्स में दवाएं रखी जाती हैं, इसमें जो पर्सन होता है उसको अपने दिमाग के हिसाब से सारी दवाएं रखनी रहती हैं, ठीक है। एज रैंडम लोकेशन पे मतलब कि वो कहीं भी रख सकता है, बस उसे याद रखना रहता है, कहने का मतलब यही है, ठीक है। ज़्यादातर जो रिटेल शॉप्स होती हैं जो अनऑर्गेनाइज होती हैं, जो इतना केयर नहीं करती हैं कि हाँ हमने अल्फ़ाबेट वाइज रखा है या फिर न्यूमेरिकल वाइज रखा है या फिर लोकेशन वाइज रखा है, वो क्या करती हैं कोई भी सामान कहीं भी रख देती हैं, लेकिन बस उन्हें ये याद रहता है, उनका माइंड इतना सेट रहता है कि ये दवा यहाँ पे जाने पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो रैंडम लोकेशन के हिसाब से। थर्ड आता है जोनल लोकेशन के हिसाब से।
ठीक है। थर्ड क्या आता है आपका, जोनल लोकेशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम द अवेलेबल स्पेस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स एंड ईच जोन इज एलोकेटेड टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स। ठीक है, जो भी हमारा एरिया है हम उसको किस में डिवाइड कर देते हैं, जोन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में। ठीक, जैसे हमने इस एरिया को जोन 1 में डिवाइड कर दिया, हमने इस एरिया को जोन 2 में डिवाइड कर दिया, हमने इस एरिया को जोन 3 में डिवाइड कर दिया, हमने इस एरिया को जोन 4 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 जोन में हमने इस लोकेशन को पूरी तरह से डिवाइड कर दिया और हर जोन में डिफरेंट डिफरेंट हम आइटम रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रख दिया हमने, मल्टीविटामिन रख दिया। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ, एम बी से रिलेटेड आइटम जितने भी थे यहाँ पे हमने एक जगह रख दिया। एनाल्जेसिक्स से रिलेटेड जितने भी आइटम थे, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रख दिया। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें रख देते हैं। द जोन्स कैन बी नेम्ड एज बल्क जोन, रिजर्व स्टॉक जोन, कंज्यूमेबल आइटम जोन, स्पेयर पार्ट्स जोन। ठीक है, बल्क जोन जहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान रखा रहे, रिजर्व स्टॉक जोन जहाँ पे हम सामान को रिजर्व करके रखे रहते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम वहाँ से सामान को मंगवा सकें। कंज्यूमेबल आइटम्स जोन मतलब कि कंज्यूमेबल आइटम जोन मतलब जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, ऐसा जोन। ठीक है, रुकिए इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब हमने 4 जोन बना लिए। ठीक है, 4 जोन के लिए मान लीजिए ये मैं इसे नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4। अब पहले नंबर में कौन से आइटम्स रखा रहे हैं, बल्क जोन। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, बल्क जोन का नाम दिया। मतलब इसमें जो ज्यादातर बल्की आइटम्स रहेंगे वो सारे इसमें रखे जाएंगे। दूसरा है रिजर्व स्टॉक जोन। ठीक है, जो आइटम हमें रिजर्व करके रखना है, जो जरूरत पड़ने पे हमारे आगे काम आ सके, वो हम इसमें रखेंगे, रिजर्व स्टॉक जोन में रखेंगे। तीसरा क्या है, कंज्यूमेबल आइटम जोन। चौथा क्या है, स्पेयर पार्ट्स जोन। ठीक है, ये हम जोन के नाम रखेंगे जो कि उसके उस पर निर्भर करेगा किस तरह का सामान वहां रखा जा रहा है। चलिए, यहाँ पे पूरी तरह से कोडिफिकेशन जो टॉपिक था वो पूरी तरह से कवर होता है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, हमने कोडिफिकेशन के बारे में पूरा जो भी डिटेल था वो एक तरह से क्लैरिफाई कर लिया। ठीक है, अच्छे से चार तरीके थे, चारों तरीका हमने पढ़ लिया, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, ठीक है, और ये लोकेशन के हिसाब से या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिकल। अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हैंडलिंग ऑफ ड्रग स्टोर्स एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाईज। ठीक है, इसके बारे में भी हम बता देते हैं कि ये इसमें हम आखिरकार पढ़ना क्या चाहते हैं या जानना क्या चाहते हैं। अब जैसे कि हॉस्पिटल्स में क्या होता है, ड्रग स्टोर्स रखे जाते हैं जहाँ पे ड्रग को स्टॉक करके रखा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो डॉक्टर्स रहेंगे, ठीक है, जो नर्सेज रहेंगी वो इस चीज़ को संचालित करेंगी। उसके लिए इन्हें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इन सब चीज़ों को संचालित कर सके। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए किसी डॉक्टर को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी दवा की ज़रूरत है, किसी सर्जिकल आइटम की ज़रूरत है, तो वो डायरेक्ट गया और वहाँ जो ड्रग स्टोर है हॉस्पिटल में चाहे क्लिनिक पे, वहाँ से तुरंत जाके वो सामान निकाल के यूज़ करने लगा। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए प्रॉपरली रिक्वेशन जाती है उस फार्मासिस्ट के बाद। ठीक है, फिर वो स्टोर से उस जो आइटम है उसको इशू करता है। ठीक,
तो यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, कहाँ पे फार्मेसी स्टोर हॉस्पिटल में होना चाहिए, किस फ्लोर पे होना चाहिए, ठीक है, या फिर कहाँ पे जो ड्रग स्टोर है फार्मेसी का वो होना चाहिए, जहाँ से आसानी से हम हर कमरे में, मतलब कि जो जहाँ भी दवा की ज़रूरत पड़े, यहाँ जहाँ भी सर्जिकल आइटम की ज़रूरत पड़े, वहाँ पर वो दवा या वो सर्जिकल आइटम्स पहुँचाया जा सके, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इसमें मोस्टली पढ़ेंगे, ठीक है। ड्रग स्टोर्स की डिफिनीशन एक बार देख लेते हैं। ड्रग स्टोर्स आर द प्लेसेस वेयर द ड्रग्स आर स्टोर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द हॉस्पिटल वार्ड्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स। दे आर हैंडल्ड बाय कॉम्पिटेंट एंड लीगली क्वालिफाइड फार्मासिस्ट असाइंड बाय ट्रेन्ड पर्सनल्स, ठीक है। इसको पूरा डिफिनीशन देख लेते हैं। ठीक है, ये है हमारा टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंदी भी है, ठीक है। ये काफ़ी लेंदी भी है। ड्रग स्टोर हैंडलिंग एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाईज। पहला देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या है ड्रग स्टोर का। ठीक है, places where the drugs are stored for the distribution to the hospital wards and other departments, ठीक है। ये किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? हैंडल्ड बाय अ फार्मासिस्ट, ठीक है। जरूरी, सबसे जरूरी पॉइंट है ये, हैंडल्ड बाय अ फार्मासिस्ट। अब इसका हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, आखिरकार हम ड्रग स्टोर बनाते क्यों हैं, ठीक है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इसको हॉस्पिटल में रखते हैं। तो पहला इसका हो जाएगा पॉइंट ऑब्जेक्टिव में, टू स्टॉक ऑल ड्रग्स एंड एसेसरीज रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। ठीक है, जो भी एसेसरीज लगते हैं या फिर दवाएं यूज हो रही हैं वो सारा एक जगह स्टॉक करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा टू प्रोक्यूर ड्रग्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, ठीक। मतलब कि जो भी दवाएं जरूरी है वो जगह जहां भी इसका मेन वो है, ठीक है, होलसेलर है, उनसे स्टॉक मंगवा के अपने यहाँ स्टोर करना हॉस्पिटल में, ठीक है। चलिए,
या डिफरेंट सोर्सेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट, टू सप्लाई ड्रग्स टू द कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, जहां भी इसका यूज हो रहा है वहां पे वो दवाएं या फिर वो जो एसेसरीज हैं वो वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की होती है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। चौथा क्या हो जाता है? टू स्टोर ड्रग्स रिक्वायर्ड इन रिसर्च वर्क, ठीक है, कई सारे हॉस्पिटल्स में रिसर्च भी होता है, जो भी नए नए डिजीज आते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते ही हैं हॉस्पिटल्स में, तो उन पर रिसर्च भी होता रहता है। तो जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स रहते हैं वहाँ पे क्या होता है कि रिसर्च वर्क से रिलेटेड भी जो भी इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी दवाएं नेसेसरी हैं वो सारी वहाँ पे मंगवाई जाती हैं, तो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। टू स्टोर द ड्रग्स रिक्वायर्ड इन रिसर्च वर्क, ठीक है, ये हो गए आपके 4 पॉइंट। अब आते हैं 5वां पॉइंट, क्या आता है? टू प्रिजर्व सर्टेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग, ठीक है। ठीक है, कुछ कैटेगरीज के वर्क को प्रिजर्व करके भी वहां पे रखा जाता है, ठीक है, जो कि नेसेसरी होते हैं। टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द रिसिप्ट एंड इशू ऑफ ड्रग्स, ठीक है, जो भी मेडिसिन वहाँ फार्मेसी स्टोर में से डिफरेंट डिपार्टमेंट में जा रही हैं उनका रिसिप्ट रखना, ठीक है, क्योंकि रिक्वेशन जाएगा, रिक्वेशन फिर मतलब कि उस डिपार्टमेंट से आएगा, फिर जो फार्मासिस्ट रहेगा वो वहाँ से दवा को इशू करेगा, तो ये सारी चीज़ें जो इसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करके रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फार्मासिस्ट की होती है। To carry out all the operations regarding drugs economically to save revenue, ठीक है, जो भी ड्रग्स से रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक हो रही है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, उसको क्या करना है? मैं उसकी डाटा को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा 7वां पॉइंट।
अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द लेआउट एंड फैसिलिटी, ठीक है। एक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आज हम इसको पूरा बता दें, मतलब कि शॉर्ट में बता देते हैं समरी वाइज कि क्या क्या होना चाहिए। देखिए मेडिकल स्टोर सबसे पहले तो लेआउट इस हिसाब से बनना चाहिए कि जहाँ भी मेडिकल स्टोर हो वहाँ पर लोग जो है आसानी से पहुँच सके, ठीक है। मोस्टली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे एंट्री के तुरंत बाद ही किनारे पर हमेशा फार्मेसी स्टोर होता है, ठीक है। क्योंकि बाहर मान लीजिए कि हॉस्पिटल से कोई भी पर्सन आ रहा है मेडिसिन लेने के लिए, वो भी आराम से वहाँ पर आ सकता है। बाहर से कोई अगर पर्सन आ रहा है मेडिसिन लेने के लिए, ठीक है, उसको दवा डॉक्टर ने लिखा था, वो डिस्चार्ज हो गया, घर गया, लेकिन मेडिसिन उसको वहाँ से लेनी है, तो वो भी तुरंत पहुँचेगा और जैसे ही एंट्री करेगा तो बगल में जो फार्मेसी स्टोर है वो रहेगा, जाके आराम से वो मेडिसिन ले सकता है, ठीक है। साथ में स्पेशियस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरे बिल्डिंग पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है और इतने छोटे से में ऐसे ही इतने में फार्मेसी स्टोर उन्होंने खोल दिया, ठीक है। ताकि भीड़ ना हो, भीड़ नहीं होना चाहिए फार्मेसी स्टोर पे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि जो भी लोग आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, बीमार भी आ रहे हैं, स्वस्थ लोग भी आ रहे हैं, तो काफ़ी चांसेस हैं कि जो सामने वाला पर्सन है, जो पर्सन अभी तक बीमार नहीं है, हेल्दी पर्सन है, वो भी बीमार हो सकता है उस सिक पर्सन के होने से वहाँ पे। इसलिए थोड़ा स्पेशियस होना चाहिए, थोड़ी सी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। The room should be fitted with shelves and drawers made up of wood or steel. ज़्यादातर तो स्टील के ही होने चाहिए, लकड़ी के बहुत कम होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि लकड़ी के काफ़ी चांसेस होते हैं कि लकड़ी खराब भी हो सकती है, ठीक है, कंटामिनेशन कर सकती है, दीमक लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, तो उसमें रखी गई दवाएं भी खराब हो सकती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं, स्टील क्या होता है, स्टील पूरी तरह से किसी भी उससे रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, ना एयर से रिएक्ट करता है ना कुछ। अगर आयरन भी होगा तो उसमें भी रस्टिंग होगी, इसलिए स्टील को सबसे अच्छा उपयोगी माना गया है दवा ओवा के जो भी सामान रहता है उसको रखने के लिए, ठीक है। तो स्टील का हम रैक वहाँ पे रख सकते हैं। स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर अ रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस होना ही होना चाहिए, ठीक है। जो भी दवाएं जिस भी टेम्परेचर में रह रही हैं, कूल कोल्ड, उस हिसाब से उनके अगर एसी भी लगवा सकते हैं, ठीक है। और जो कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले हैं, कूल टेम्परेचर पे जो रख सकते हैं, उनके लिए एसी की ज़रूरत है। जो कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले दवाएं हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, एसी की ज़रूरत है, ठीक है। वो एसी जो है एक मेंटेन किया रहेगा टेम्परेचर को, इस वजह से। ए ट्रॉली शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी आर्टिकल्स, मतलब कि ट्रॉली भी होना चाहिए। मान लीजिए कि सामान स्टोर से लेके, ठीक है, आईसीयू में या फिर ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ट्रॉली की जरूरत है। दवाएं ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट ज़्यादा हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट सुपरवाइज द स्टोरेज ऑफ ड्रग्स, दे शुड बी स्टोर्ड इन एन एरिया डायरेक्टली अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। Pharmacist able to arrange the stock according to his knowledge as well as prescribing trends of the staff। जो भी स्टाफ फार्मासिस्ट के अंदर में रहेगा उसको फार्मासिस्ट को ही कंट्रोल करना है, ठीक है। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो फार्मासिस्ट की रहेगी, सुपरवाइज भी वही करेगा। जो भी दवा का स्टोरेज है, जो भी दवाएं इशू हो रही हैं, ठीक है, सही दवाएं इशू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई दवा इशू हो रही है और उसके जानकारी में नहीं है, ठीक है। सब कुछ सारी जो जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी जो भी रहेगी वो फार्मासिस्ट की रहेगी, ना कि उसके साथ के स्टाफ मेंबर्स की, ठीक है। उसकी देख रेख में ये काम होना चाहिए जो भी चीजें हैं। अगर कोई दवा नहीं है मान लीजिए, ठीक है, तो उसको तुरंत मेंटेन करना, मतलब कि बाजार से जहाँ भी होलसेलर है उसके यहाँ से वो सामान को तुरंत मंगवाने की जिम्मेदारी भी क्या होती है, फार्मासिस्ट की होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि पता चले दवा की जरूरत है और वो दवा इस समय स्टोर में या स्टॉक में है ही नहीं। इस कंडीशन में फार्मासिस्ट की ही पूरी तरह से लायबिलिटी होती है। अच्छा, जो भी दवाएं आती हैं बाहर से, चीजें आ रही हैं, ठीक है, मान लीजिए कि कोई दवा मंगाई गई और बाहर से आई, बाहर गेट कीपर ने
जो है उसको रिसीव किया, ठीक है, गेट पे वो रिसीव, तो वो डायरेक्ट कहाँ पहुँचनी चाहिए, फार्मेसी स्टोर पे पहुँचना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, चालान वालान, उसका जो भी चीज़ें हैं वो सीधे फार्मासिस्ट के टेबल पे पहुँचनी चाहिए, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं कि हाँ वहाँ जो भी सामान आया है वो उसके हिसाब से है, नंबर और क्वांटिटी वहाँ पे चेक हो जाती है कि इतने क्वांटिटी में आया, उसके बाद वो सारा सामान फार्मासिस्ट के पास जाता है, फार्मासिस्ट फिर उसको जांच करता है, ठीक है, क्वालिटी वाइज। यही बात कर रहा है, इफ द मर्चेंडाइज आर रिसीव्ड बाय द हॉस्पिटल पोस्ट ऑफिस और सेंट्रल रूम स्टोर, ठीक है, इट शुड बी इमीडिएटली फॉरवर्डेड टू द मेडिकल स्टोर इन द अनओपन्ड स्टेट। आफ्टर रिसीविंग द मर्चेंडाइज इन द स्टोर, the pharmacy personnel are required to check the materials physically with the receiving slip and with the copy of the purchase order. The material received should be entered in, the material received must be entered in the receipt register. All the medicines and accessories must put on the shelves, ठीक है, जो भी सामान आता है, जो भी मेडिसिन आती हैं वो सारी जो है शेल्फ पे रखी रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जमीन पे पड़ी रहें, ठीक है, जमीन में कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द स्लो, हो सकता है पानी गिरा हो जमीन में, ठीक है, हो सकता है जमीन गीला हो, उस वजह से कंटामिनेट हो सकता है वो दवा। द स्लो मूविंग ड्रग्स और द ड्रग्स which are not frequently may be kept on the upper shelf, जो दवाएं ज़्यादा नहीं यूज हो रही हैं, ठीक है, ज़्यादा जिनकी बिक्री नहीं है, उनको हम अपर शेल्फ पे रख सकते हैं, मतलब कि जो सबसे ऊपर वाला शेल्फ रहेगा, ठीक है, उस पे रख सकते हैं जहाँ पे हमें बार बार न चढ़ना पड़े, ठीक है। मान लीजिए शेल्फ है, जो अपर शेल्फ है वहाँ पे जो लेस फ्रीक्वेंट है उसको हम रखेंगे, ठीक। द फास्ट मूविंग आइटम मस्ट बी कीप नियर द काउंटर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे शेल्फ रखा हुआ है, काउंटर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, यहाँ पे भी एक शेल्फ लगा रहेगा जिसमें जो फास्ट मूविंग आइटम्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादा बिकती हैं आइटम्स, वो सारे जो है यहाँ पे रखे जाएंगे, ठीक है, ताकि फार्मासिस्ट को बार बार यहाँ पे ना आना पड़े। मान लीजिए कि यहाँ भी नीचे रखेगा तो इसको यहाँ पे तो आना रहेगा ना, लेकिन अगर वही चीज़ बार बार, मान लीजिए कोई सामान है, हॉर्लिक्स का ही डिब्बा है, हॉर्लिक्स का डिब्बा बार बार अगर बिक रहा है, ठीक है, उसका डिमांड ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे रखने के बजाय अगर यहाँ रख ले तो वो तुरंत हॉर्लिक्स का डिब्बा यहाँ से उठाया, कुर्सी पे बैठे बैठे ही और काउंटर पे रख दिया। The bulky item should be kept on the bottom shelf, जो भारी सामान होता है, ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ रखने चाहिए, वो यहाँ पे रखने चाहिए, मतलब कि नीचे के शेल्फ पे रखने चाहिए, जमीन पे नहीं रखना चाहिए, लेकिन तो नीचे के जो शेल्फ होते हैं उन पे रखना चाहिए, क्योंकि वो भारी आइटम होता है ना। मान लिया कि कोई मांगा तो अब यहाँ से अगर आप उतारेंगे तो ब्रेकेज के इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर से गिर सकता है, ठीक है, इसलिए जो भी चीजें हैं, बल्कि आइटम्स हैं, वो नीचे रखनी चाहिए। The accessories and other equipments like surgical instruments, rubber goods and sutures should be kept separately on racks specially reserved for the purpose, ठीक है। जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रबर गुड्स होते हैं, जैसे कि हैंड ग्लव्स हो गए, ठीक है, या फिर जो भी रबर के आइटम्स होते हैं जो कि हॉस्पिटल्स पे यूज होते हैं, ठीक है, या फिर जो भी सचर्स होते हैं, कैची, या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में, ऑपरेशन थिएटर में, उनको क्या करना चाहिए, मेडिसिन के साथ नहीं रखना चाहिए, उनको अलग रखना चाहिए, ठीक है। जो भी रबड़ वबड़ के आइटम्स हैं वो सारे अलग रखने चाहिए और प्रॉपर कंडीशन में रखने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि रबर के आइटम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे पिघलने रखते हैं, तो इनके लिए जो एरिया भी है वो भी कम से कम मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि ये खराब ना हो, ठीक है, जो भी रबड़ के आइटम्स हैं वो हमारे आगे चल के खराब ना हो। अब इनको हम फिर आगे की क्लासेस में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस तब तक इतना ही रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।